Good morning friends, I welcome you on the behalf of Divine Learning Classes. So from today we are going to start our math course of 10th class from the very first chapter. So the first chapter is real number. So from starting of the chapter I want to explain about the real number. तो in 9th class हमने पहले से पढ़ा है कि रियल नंबर्स क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। शायद आपने ये लाइन कहीं ना कहीं देखी होगी, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, ऐसी लाइन देखी होगी जहाँ पे हमें बीच कोई भी नंबर जो हम इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, दैट आर रियल नंबर्स। लेट अस टेक द एग्जांपल। मैं आपको 3 एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूँ कि रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसा है और किस तरीके से हम नंबर लाइन को उसे प्लॉट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रियल नंबर, तो मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा दूंगा कि रियल नंबर किस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, ताकि आपको सिंपली वे में बड़ा क्लियर हो जाए कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इन रियल नंबर्स की क्लासिफिकेशन से पहले हमें दो टर्म पढ़नी होगी। तो हमारे पास जनरली दो तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब जो नंबर खत्म हो जाए, या एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो नंबर खत्म ना हो। और दूसरे टाइप्स के कौन से होते हैं? रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब जो एक नंबर बार बार रिपीट हो, और दूसरे नॉन रिपीटिंग, जो नंबर अपने आप को रिपीट ना करे, दोबारा दोबारा रिपीट ना हो। तो इन दोनों के बेसिस पे हम इन तीनों नंबर्स को क्लासिफाई करेंगे। तो हम पहले 0.5 को देखते हैं। तो ये नंबर देखते हैं टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेट हो रहा है, दैट इज टर्मिनेटिंग नंबर। और अब सेकंड वे में देखते हैं कि नंबर रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर आपका रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये नंबर कैसा हुआ? ये नंबर हुआ नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। So this is our first type of real number। अब आ जाते हैं सेकंड केस पे। सबसे पहले हमें देखना है ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा, खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये नंबर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और ये नंबर रिपीट हो रहा है क्योंकि इसमें 0.3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर कैसा होगा? रिपीटिंग। तो इस नंबर को हम बोलेंगे रिपीटिंग नॉन terminating, that is our second type. And the third type is pi. The value of pi is something like 3.1417 and so on. So हम देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा और ना ही ये नंबर रिपीट हो रहा, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज अलग है। अगर आप एक्सटेंड करोगे तो सारी वैल्यूज इसकी अलग आएंगी। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो रियल नंबर्स को हम इन तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, ऐसे नंबर जो रिपीट भी ना हो और टर्मिनेट हो जाए। सेकंड नंबर जो रिपीट हो और टर्मिनेट ना हो। और थर्ड नंबर जो ना तो रिपीट हो ना टर्मिनेट हो। अब ये दो टाइप्स ऑफ नंबर क्लासिफाइड होकर बनाते हैं रेशनल नंबर्स और द थर्ड टाइप्स में इरेशनल नंबर। तो हमने दो तरीके से रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर एक बार पास कर देता हूं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है, एंड p एंड q आर इंटीजर्स। और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। मैं जनरली इन्हें लिख के दिखा देता हूं। 0.5 को कैसे लिख सकते हैं? 1/2, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। 0.33 को हम लिख सकते हैं 1/3, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। लेकिन ये हमारा रेशनल नंबर है, तो पाई को हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं है। इस क्लास में जब आपने इस सर्कल से क्वेश्चन पढ़े होंगे तो हमें कई बार यहाँ पे शो किया होगा कि टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, बट ऑलवेज रिमेंबर 22/7 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये बस एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे पाई इज एन इरेशनल नंबर एंड 22/7 इज रेशनल नंबर। तो ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, लेकिन जो नियरेस्ट वैल्यू आती है पाई की, दैट इज 22/7। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस से। तो
हमारे सिलेबस में सबसे पहले हम आज फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमें करना है वो एक हमारे बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे यूक्लिड। तो यूक्लिड जी ने एक बात कही थी, वो हमें यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़नी है। इसका नाम है यूक्लिड, इस थ्योरम को बोलते हैं, इस लेमा को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। जनरली ये बहुत ही सिंपल है, ये एक ऐसी थ्योरम है जो शायद हम 6th या 7th क्लास से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे बस एक थ्योरेटिकल फॉर्म में इसे पढ़ रहे हैं। तो यूक्लिड जी ने क्या कहा था, यूक्लिड जी कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर है a एंड b, एनी टू नंबर a एंड b, जहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, तो हम a को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमारे पास कोई भी दो नंबर है a एंड b, तो यूक्लिड के अकॉर्डिंग हम a को बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये यूक्लिड जी ने कहा था, जहाँ पे जो r की वैल्यू होगी दैट इज ऑलवेज स्मॉलर देन b एंड ग्रेटर देन 0। ये भी हमें याद रखना है, ये चीज कही थी हमारे यूक्लिड ने। ठीक है, तो ये सिंपल कुछ नहीं है, एक डिविजिबिलिटी थ्योरम है। मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे a b q और r क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैं एक का डिवीजन करके दिखाता हूँ सिंपल सा। जैसे हम करते हैं 5 को 23 से डिवाइड करते हैं, तो 5 4 जा 20 एंड रिमाइंडर आया 3। तो हम 23 को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 23 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 3। यानी कि इनिशियली हम देखें तो हमारे पास सिर्फ दो नंबर थे, 23 और 5। 23 बड़ा नंबर है इसलिए हमने इसे मान लिया a, 5 छोटा नंबर है इसलिए हमने मान लिया b। मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है q और प्लस में क्या है r। यानी कि जो यहाँ पे हमारा 3 है दैट इज आवर रिमाइंडर, जो यहाँ पे 4 निकल के आया है दैट इज क्वोशिएंट एंड a एंड b आर डिविडेंड एंड डिवाइजर। तो ये सिंपल कुछ नहीं है, ये एक तरीके से जो हम डिवीजन करते हैं उसे हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, a इज डिवाइडेंड, b इज डिवाइजर, q इज क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर। तो हम डिवीजन को सिंपल a प्लस बी क्यू प्लस r के फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक थ्योरेटिकल बेस्ड पे और एक एचसीएफ निकालने के लिए। तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन समझाऊंगा कि किस तरीके से हम दोनों क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एचसीएफ किस तरीके से फाइंड करते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम अपने एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो हमारा एग्जांपल वन दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल वन क्या दे रखा है कि हमें बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा दो नंबर्स का एचसीएफ फाउंड करना है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके हम दो नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें इन नंबर्स को क्या मानना है, हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर हो a और b, तो हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना a को जो a होगा दैट इज ऑलवेज अ ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर को हमें a मानना है एंड स्मॉलर नंबर को हमें b मानना है। हम किस फॉर्म में लिखेंगे इसे, a इज इक्वल टू b इंटू यहाँ पे हमारा q आएगा प्लस यहाँ पे हमारा r आएगा। अब बात दैट इज स्टेप फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारी बात ये आती है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे हम क्यू निकालेंगे, किस तरीके से हम आर निकालेंगे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ये मैं पहले बता चुका हूँ, आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और b से हमेशा छोटी होगी। तो हम ऐसा मल्टीपल देखेंगे 420 का कि वो 4052 के बराबर हो या 4052 से कम हो, क्योंकि और जो रिमाइंडर हो वो 420 से बड़ा नहीं आना चाहिए, क्योंकि r हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा और b से छोटा रहेगा। तो हमें r की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रखनी है और 420 से छोटी रखनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 420 का ऐसा मल्टीपल देखेंगे जो 4052 से छोटा है, हमारे पास रिमाइंडर कुछ या तो 0 बचे या कोई वैल्यू बचे। तो देखते हैं, अगर हम
420 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 हो जाएगा, इससे वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो हम 9 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास वैल्यू आई 3780, यानी कि ये 4052 से छोटी है, यानी कि 420 का अगर हम 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3780। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3780। अब हमें रिमाइंडर कैसे निकलेगा, हम 4052 से 3780 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। चलो इस वैल्यू को माइनस कर देते हैं, रिमाइंडर आया 272, दैट इज फर्स्ट स्टेप। अब जो हर स्टेप होगा वो रिपीट होगा, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो वैल्यू है b वो हमारी बन जाएगी a, यानी कि b चेंजेस टू a, एंड जो हमारा r है वो क्या बन जाएगा b, यानी कि r चेंजेस टू b। ये दो चेंजेस करने हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। b को हमें a में चेंज करना है और r को हमें b में चेंज करना है। तो b की जगह हमारा क्या आ गया 422, a की जगह 422 आ गया और r की वैल्यू हम b में रख देंगे, दैट इज 272। अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन निकालना है और अपने r की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं 272 का ऐसा मल्टीप्लाई जो 420 से छोटा रहेगा, तो 272 को अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू आई 272। और अब 420 से माइनस करेंगे 272 तो क्या आएगा 10 में से 2 दैट इज 8, 11 में से 7 दैट इज 4, 3 में से 2 148, हमारा रिमाइंडर है 148। अगेन वही स्टेप हम दोबारा से रिपीट करेंगे, b की वैल्यू को a बना देंगे और r की वैल्यू को b बना देंगे, तो दैट इज 272 इज इक्वल टू 148 इंटू q प्लस r। अगेन q दोबारा से बनाएगा, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 12 में से 8 गए, 4 6 में से 4 गए, 6 में से 4 गए 2 एंड 2 में से 1 गए 1। नेक्स्ट स्टेप दोबारा से b को ये बना दो, दैट इज 148 एंड r को b बना दो, दैट इज 124 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दोबारा से देखें तो 1 बार ही मल्टीप्लाई जाएगा एंड 148 में से 124 माइनस कर देंगे तो 24 बचा है, यानी कि अब हमारी 124 है वो a बन जाएगा, 24 है वो b बन जाएगा। बाकी का मैं जो डिवीजन है मैं ऊपर सॉल्व करना है। पास a की वैल्यू क्या आई 124, b की वैल्यू क्या आई 24 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दोबारा से देखें 24 का ऐसा मल्टीप्लाई जो 124 से छोटा रहे तो 24 का 5 आ जाएगा, दैट इज 120 एंड रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 4। नाउ 120 इज आवर न्यू a, 4 इज आवर न्यू b, q प्लस r। अभी आगे देखना है कि 4 का क्या मल्टीप्लाई करें कि 120 से वो छोटा रहे, तो हम देखेंगे 4 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो डायरेक्ट पूरा की पूरा 120 बना देगा, हमारे पास 0 रिमाइंडर हो जाएगा, दैट इज आवर अल्टीमेट रिजल्ट। तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट इसमें यही है इस डिवीजन में कि हमें क्या करना है कि r की वैल्यू 0 बनानी है। जिस टाइम हमारी r की वैल्यू 0 हो जाए उसी टाइम हमारा सम कंप्लीट हो गया। जब हमारी r की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारी जो b की वैल्यू आएगी दैट इज 4, दैट इज आवर HCl, दैट इज आवर आंसर। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस के। तो हमारे जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, जिसमें हमें कुछ ना कुछ प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो हमारा एग्जांपल है, पहले मैं वो आपको क्लियर कर देता हूं। तो एग्जांपल में हमसे क्या पूछा गया है कि हमारे पास कोई भी नंबर है, सपोज x, तो हम उसे किस तरीके से 2q या 2q+1 की फॉर्म में दिखा सकते हैं, जहां पे 2q होगा दैट इज आवर इवन इंटीजर एंड 2q+1 होगा दैट इज आवर ऑड इंटीजर। तो इसे किस तरीके से करना है, तो हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को, चाहे वो x हो, चाहे a हो, चाहे b हो, हम उसे bq प्लस r की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसे कंपैरिजन करें
तो यहाँ पे जो हमारी b की वैल्यू है वो 2 आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अपनी b की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2q प्लस r। और हमें पता है हमेशा कि जो हमारी r की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी रहेगी, 0 से इक्वल या बड़ी रहेगी, एंड b से छोटी रहेगी। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ दो पॉसिबल वैल्यूज आई r की, r इज आइदर 0 और r इज आइदर 1। तो हम किस तरीके से लिख देंगे, x या तो 2q प्लस 0 होगा, अदरवाइज x इज इक्वल टू 2q प्लस 1 होगा। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो हम 0 की, अगर हम किसी चीज में 0 ऐड करें तो वैल्यू वही आएगी। तो x की या तो वैल्यू 2q आएगी या वैल्यू 2q प्लस 1 आएगी। अब यहाँ पे हमें ये भी प्रूव करना है कि 2q इज एन इवन इंटीजर एंड 2q प्लस 1 इज एन ऑड इंटीजर। तो हमेशा याद रखो कि किसी भी नंबर में अगर 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है मींस वो एक इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजल होते हैं। तो कोई भी नंबर हो x y z, अगर हम उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज एन इवन नंबर। सो हियर 2q इज एन इवन नंबर। अगर हम इसे पेपर में जब लिखेंगे, यार बाय चांस से क्वेश्चंस आपका पेपर में आ गया तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, फिर आपको थ्योरेटिकल लिखना है कि एनी नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 2 इज एन इवन नंबर, सो 2q इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। एंड किसी भी नंबर में, किसी भी इवन नंबर में अगर हम कोई भी ऑड नंबर प्लस करते हैं तो वो हमेशा ऑड नंबर आता है। तो यहाँ पे 2q इवन नंबर है, तो अगर हम इवन नंबर में कोई भी ऑड नंबर प्लस करेंगे तो हमेशा वो एक ऑड नंबर बनाएगा। तो 2q प्लस 1 इज अ ऑड नंबर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि किस तरीके से हम एक नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, और बेसिकली इनमें से जनरली आपको इनिशियल एग्जाम्स जो होते हैं ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप एक बार देख लीजिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किसी भी नंबर को हमें 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म में दिखाना है, जहाँ पे 2q इवन नंबर होगा एंड 2q प्लस 1 ऑड नंबर होगा। तो हम किसी भी नंबर को bq प्लस r लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो, चाहे हम इसे x मान लें चाहे हम इसे a मान लें। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे b की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीपल है तो b की वैल्यू हमें 2 मान लेती हैं। जब b की वैल्यू 2 मान ली तो हमारे पास r की वैल्यू 0 आएगी या 1 आएगी। तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज क्या हुई, 2q या 2q प्लस 1। तो 2 की वैल्यू इवन हो गई और 2q प्लस 1 हो गई, और क्योंकि किसी में भी हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन हो जाता है, और अगर हम इवन में किसी भी ऑड नंबर को प्लस करते हैं दैट मेक्स ऑड नंबर। इसी तरीके से हमारा एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और है, मैं तुरंत की तुरंत उसे और सॉल्व करा देता हूं ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। दैट इज क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम किसी भी ऑड इंटीजर को, एनी ऑड इंटीजर, सपोज a इज एन ऑड इंटीजर, हम इसे 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 3 एंड 6q प्लस 5 की फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में इन नंबर्स को किससे कंपेयर करना है, bq प्लस r से। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली हमें एक चीज ये पता चल रही है इससे सिंपल कि b की वैल्यू हमें यहाँ पे 6 मिल गई। जब हमें b की वैल्यू 6 मिल गई, r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू 0 से 5 तक होगी, आइदर 0 1 2 3 4 5। तो हमें यहाँ पे कोई भी इंटीजर होगा उसकी ये पॉसिबल वैल्यू होंगी। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, आइदर 6q प्लस 0 मीन 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। अब एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि किसी भी नंबर में अगर 2 का मल्टीपल हो तो वो नंबर कैसा होगा, इवन नंबर। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑड नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो जो जिस क्वेश्चन में 2 का मल्टीपल हो उस नंबर को हम हटा देंगे। इसमें 2 का मल्टीपल है, हम इसको कैंसिल कर देंगे, दैट इज इवन नंबर। इसमें देखें, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3q प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे भी 2 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी 2 का मल्टीपल है, तो 2 पूरे में से कॉमन आ जाएगा। तो इस पूरे में 2 का मल्टीपल है तो दैट इज आल्सो एन इवन नंबर। 6q प्लस 4 को लोगे तो हम इसमें से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज 3q प्लस 2, दैट इज आल्सो एन
इवन नंबर। तो हमारे पास 3 नंबर बचे, ये तीनों ऑड नंबर है क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे तीनों में 6 क्यूब इवन नंबर है और तीनों में एक ऑड नंबर प्लस हो रहा है। मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी कि किसी भी इवन नंबर में अगर हम ऑड नंबर प्लस करते हैं तो दैट मेक्स ऑड नंबर। तो यहाँ इससे क्लियरली प्रूव हो रहा है कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 इज एन ऑड इंटीजर। तो इस तरीके से हमें शो करना है। लैंग्वेज हम कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज हम ऐसे ही लिखेंगे कि सपोज अ नंबर इज a that is in the form of bq plus r, let b is equal to 6, so we have the values of r is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So the numbers formed are 6 cube plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 and 5, but these three numbers are even numbers, so cancel out, and if we add any odd integer in any even number, so it makes an odd integer. So 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5 is an odd integer. That is all. अब हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन और है इसमें, मैं वो आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। है इसी बेसिस पे लेकिन उसमें हल्के सी ट्रिक अलग लगनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी एक्सरसाइज पूरी क्लियर हो जाएगी। अगर हम क्वेश्चन 1 में देखें तो क्वेश्चन 1 में सिर्फ हमें एचसीएफ निकालना है, तो वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। क्वेश्चन 2 मैंने आपको यहाँ करा दिया। क्वेश्चन 3 भी एचसीएफ बेस्ड है, दैट इज ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। उसमें सिर्फ ये बोला है, एक लैंग्वेज का क्वेश्चन दिया है, उसमें भी सिर्फ हमें एचसीएफ निकालना है। अगर आप उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करा दूंगा। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कोई भी हमारे पास इंटीजर है x, तो हम उसके स्क्वायर को आइदर 3m और आइदर 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अभी तक तो हमें मालूम था कि हमारे पास कोई भी नंबर x है तो उसे हम 3q प्लस 1 3q प्लस 2 की फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? हम सिंपल सबसे पहले कोई भी एक नंबर मान लेंगे x, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस r। हमने यहाँ पे 3 क्यों लिया है? हमने यहाँ पे 3 इसलिए लिया है b की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 3m एंड 3m प्लस 1 है, तो 3 बाद में कॉमन आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे b की वैल्यू 3 ले ली। जब b की वैल्यू यहाँ पे हमने 3 ले ली तो हमारे पास r की वैल्यू क्या होगी? r की पॉसिबल वैल्यू 0, 1 और 2। तो हमारे पास x की 3 पॉसिबल वैल्यूज आ गई। फर्स्ट 3q, सेकंड 3q प्लस 1 एंड थर्ड 3q प्लस 2। तीनों का स्क्वायर कर देंगे। फर्स्ट अब हमें किस तरीके से फॉर्म चेंज करना है? अब हमारा जो एम है, हमें इन तीनों को आइदर 3n की फॉर्म में रखना है और आइदर 3n प्लस 1 की फॉर्म में रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम तीनों में से 3 हमें कॉमन निकालना है। तो हमारा एम ये रहेगा कि हम इस तरीके से डिवाइड कर दें कि 3 एक कॉमन वैल्यू आ जाए। तो इसमें से डायरेक्ट 3 कॉमन वैल्यू आ रही है, तो हम 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? 3q स्क्वायर। यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या बचा? 3q स्क्वायर। इसमें से क्या बचा? 2q, और 1 में से 3 कॉमन नहीं आ सकता, तो हम 1 को सिंपल अलग रखेंगे। इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे 9q स्क्वायर में से, तो दैट इज 3q स्क्वायर। 12 में से लेंगे 4q। अब हम 4 में से 3 कॉमन ले सकते हैं। 4 में से हम 3 कॉमन इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। और 12q में से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 4q। अब हमें 4 में से कुछ कॉमन ले सकते हैं कि 3 बचे। हाँ, अगर हम 4 को इस तरीके से डिवाइड कर दें 3 प्लस 1, जब हम 4 को 3 प्लस 1 में डिवाइड कर देंगे तो 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ 1 अलग से बचेगा। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे इसे प्लस 1, क्योंकि 1 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा एंड 1 अलग बचेगा,
तो हमारे पास अब आप इन तीनों फॉर्म में देखेंगे तो हमारे पास ये तीनों जो नंबर हैं वो किस फॉर्म में है, आइदर 3n की फॉर्म में या 3n+1 की फॉर्म में। कैसे कि जो हमारा ब्रैकेट पार्ट है आप सब उसको m कंसीडर कर लो, दैट इज m and that is n। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा 3m, यहाँ पे क्या बचा 3m+1 एंड यहाँ पे क्या बचा 3m+1। तो यही हमारा आंसर था, यही हमसे पूछा गया था कि किसी भी क्वेश्चन किसी भी नंबर के स्क्वायर को हम किस तरीके से 3m+1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी का भी स्क्वायर है तो हम 3m और 3m+1 की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एक हमने नंबर लिया x दैट इज इक्वल टू 3, जो हमने माना 3q+r, ठीक है। तो हमें यहाँ पे x शो नहीं करना है, x स्क्वायर शो करना है। तो हमारे पास r की वैल्यू 0 1 2 आ गई, यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई दैट इज 3q+1 और 3q+2, लेकिन हमें इसके स्क्वायर को शो करना है, इसलिए हमने तीनों का स्क्वायर तीनों ब्लॉक में ले लिया। जब तीनों का स्क्वायर हमने ले लिया तो हमने सॉल्व करके उन्हें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि हमारे पास 3 कॉमन आ जाए और जो बाकी रिमाइंडर हो हम उसे अलग रख लें। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो जो आपका क्वोशिएंट है आप उसे m की फॉर्म में लिख लो। तो यहाँ पे हमारे पास 3m की फॉर्म में बचा, यहाँ पे 3m+1 की फॉर्म में बचा, यहाँ पे 3m+1 की फॉर्म में बचा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है जिसमें हम एक क्यूब को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना, उसी फॉर्म में करना है कि हम एक क्यूब लेंगे, उस क्यूब को 3m+1 की फॉर्म में आनेंगे, तीनों को क्यूब कर लेंगे, ठीक है। तीनों को क्यूब करने के बाद हम उसमें से कॉमन क्वांटिटी निकाल लेंगे और रिमाइंडर बचा के हम उसमें शो कर देंगे जो उसमें पूछा गया है। That's all in this exercise। तो मुझे लगता है ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज में जो आप नहीं कर सकते। बस एक क्वेश्चन इसमें थ्योरेटिकल वाला है, उस थ्योरेटिकल वाले में कुछ नहीं करना, उसमें आपको एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर कोई भी आप इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं वो भी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ वी आर रेडी फॉर द सेकंड लेक्चर। तो सेकंड लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। थैंक यू।